है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे संविधान के बारे में। और आज हम देखेंगे उद्देशिका, जो संविधान की उद्देशिका है उसके बारे में। पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार से लंबे समय तक अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा एक बहुत ही विस्तृत तौर पे संविधान का निर्माण किया गया है। और हमने साथ में ये भी देखा कि किस प्रकार से इस पर कितने सारे विचार चले, किस तरह से पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया गया, बहुत सारी जगहों का अध्ययन किया गया, सभी लोगों को शामिल किया गया देश के, और इसके बाद संविधान अपने मूल रूप में आया। अब हमारा संविधान बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, और साथ ही साथ जो आदर्श, जो मूल्य आज़ादी प्राप्ति के दौरान लोगों ने देखे थे, लोगों ने सोचे थे, तो उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। आदर्शों को शामिल किया गया है, जो आदर्श थे, सिद्धांत थे देश के, लोगों को अपने साथ अनेकता में एकता के साथ बनाए रखने की बातें, शांति, अहिंसा, प्रेम की बातें, और भी बहुत सारी बातें, हर चीज़ के बारे में विस्तृत तौर पे इसमें लेख किया गया है। और ये सारी चीज़ें पता चलती है संविधान की उद्देशिका से। उद्देशिका संविधान का वो हिस्सा है जिसमें पूरे संविधान को एक तरह से समेट कर रख दिया गया है, और इससे ये पता चलता है कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, किस प्रकार से इसका पूरा क्रियाकलाप हो रहा है, किस प्रकार से इसमें लिखी गई बातें जो हैं। तो हम देखेंगे संविधान की उद्देशिका। एक संक्षिप्त उद्देशिका लिखी गई है, जिसे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसमें 3 जनवरी 1977 को इसमें कुछ संशोधन किए गए। चूंकि संविधान बन चुका था, तो ये उद्देशिका जो है उसे हम अभी बताएंगे। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाए रखने के लिए, यहाँ देख सकते हैं, बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है उद्देशिका जो कि लिखी गई है। और इस उद्देशिका में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की विचारधारा, जितने भी तरह के भारत में संघर्ष हुए थे, आंदोलन हुए थे, उन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पे भारतीय पुनर्जागरण, आज़ाद फौज की सरकार, और साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अमेरिकी क्रांति से राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। और सबसे मुख्य बात जो आप देखेंगे, यहाँ पे आप स्टार्ट में देखेंगे, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के जितने लोग हैं, चूंकि हमारा भारत एक लोकतंत्र है, तो उसमें सभी लोगों को संबोधित किया गया है, सभी लोगों की ओर से इसे स्वीकार किया गया है, अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित और आत्मार्पित, अच्छा अर्थात अपने आत्मा के अंदर समर्पित किया गया है। इस प्रकार से इसमें जो लिखी गई बातें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की बातें जो है इसमें शामिल की गई हैं। तो ये प्रस्तावना और जो उद्देशिका है उससे स्पष्ट हो जाता है कि संविधान जो है वो जनता के लिए बना है, जनता को ही समर्पित है। सभी अधिकार, सभी चीज़ें जो है वो जनता के लिए ही समर्पित है, क्योंकि यहाँ एक लोकतंत्र है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके हर पॉइंट में ये एक उद्देशिका है जो कि संविधान में लिखी गई है। संविधान का प्रारंभ इसी से होता है, और इसमें सारे तरह से सारांश जो है संविधान का वो शामिल किया गया है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी बातें हैं जो विशेष तौर पे बातें ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात है प्रभुत्व संपन्न देश के बारे में कहा गया है। प्रभुत्व संपन्न अर्थात देश अपने आप में प्रभुत्व से संपन्न है, और उसे अपने किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न है, अपनी हर बात को, अपने हर विचार को पूरा कर सकता है। उसकी जो नीतियां हैं, चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश की जनता के लिए नीति हो,
या किसी भी प्रकार की योजना बनानी हो तो भारत प्रभुत्व संपन्न है। हर चीज का निर्णय वो स्वयं कर सकता है, किसी से उसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का और ब्रिटेन से उसे परमिशन लेना पड़ता था हर चीज के लिए। तो इस उद्देशिका में ये बताया गया है कि अब हम प्रभुत्व संपन्न हैं और हमें किसी से भी किसी भी चीज के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी में अगला चीज है समाजवादी, ये शब्द देखेंगे आप, समाजवादी। तो ये वो समाजवादी नहीं है जो कि फ्रांस में समाजवादी क्रांति हुई थी, उस प्रकार की नहीं है। इसका उद्देश्य है, ये 1977 में इसे जोड़ा गया। इसका मतलब है कि समाज के बीच, लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास इसमें किया जाएगा और सभी संसाधनों का उपयोग जो है लोगों के लिए किया जाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार से इसमें एक पक्षी निर्णय नहीं होगा, किसी का एकाधिकार नहीं होगा। देश की जो संपदा है, चीजें हैं, वो सभी के लिए उपयोग की जाएंगी। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ से आप जानते हैं धर्म या समुदाय या पंथ जिसे कह सकते हैं। तो देश पंथ निरपेक्ष रहेगा। कोई भी राज्य जो है या देश जो है हमारा, वो किसी भी धर्म विशेष के लिए ना तो कोई बहुत ही तटस्थ रहेगा, ना ही उसके लिए उसका समानता करते हुए कोई काम करेगा। अर्थात निरपेक्ष रूप से सभी को समान अवसर, हर धर्म जाति समुदाय पंथ को समान अवसर मिलेगा। धर्म जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से या किसी भी समुदाय से कोई भेदभाव नहीं होगा। जो धर्म और आस्था में रहते हैं वो अपने धर्म और आस्था का पालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। कोई भी व्यक्ति उसे इसके लिए बाध्य नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो नियम है, अर्थात जो कुरीतियां हैं, कहनी चाहिए कि जो अलग अलग धर्म इत्यादि में कुरीतियां हैं, उसे हटाने के लिए प्रयास किया जाएगा। सती प्रथा, नरबली या कम उम्र विवाह, इस प्रकार की जो चीजें हैं उसके लिए निश्चित तौर पे इसमें हस्तक्षेप की बातें हैं, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए और विकासात्मक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का इसमें रोक टोक नहीं है। जो समाज है पंथ निरपेक्ष का, ये भी मतलब है कि बहुधर्मीय बहुपंथी देश होने के कारण हर व्यक्ति के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार किया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें उस बात को भी शामिल कर लिया है। उसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक जिसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र है भारत में, सभी व्यक्ति जो हैं वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकता है और अपने विकास के लिए मार्ग खुद प्रशस्त कर सकता है। उसके लिए उसे किसी भी दबाव में या प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं होती। निष्पक्ष होता है और अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है कि 100% मतदान किया जाए लोगों के द्वारा। अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें, हर प्रकार के लोग, चाहे वो शारीरिक बाधाओं से युक्त हों या कि किसी भी प्रकार से ऐसी स्थानों पर रहते हों जो कि पहुंच से दूर है। साथ ही साथ सभी धर्म जाति समुदाय के लोग, सभी लोग एक साथ मिलकर अपना लोकतंत्र में भागीदारी करें, अपना मतदान करें। इसके अलावा जो गणराज्य है, यहाँ पे राज्य जो है, ये यहाँ हम देख सकते हैं गणराज्य। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे राजशाही सत्तात्मक है और वो वंशानुगत तरीके से एक से दूसरे में सत्ता का हस्तांतरण होता है। लेकिन भारत जो है वो ऐसा गणराज्य है जहां पर लोगों के मताधिकार से चयन होता है और मताधिकार से नेता जो हमारे होते हैं, अर्थात प्रमुख होते हैं देश के, वो भी चुनकर आते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। इसलिए इसे कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसे आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से कि जैसे कुछ देश जैसे जहां पे तानाशाही है या राजशाही है, तो परिवार में एक के बाद एक उत्तराधिकार बनता है, लेकिन भारत में वैसा नहीं है। उत्तराधिकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जिसे चाहती है उसका चयन करती है और फिर उसे सत्ता देती है देश का, और वो फिर देश को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय एक बहुत बड़ी बात है। तो न्याय जो होता है हक या अधिकार होता है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, हर प्रकार से न्याय लोगों को दिया जाएगा। और यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा, किसी के अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तो उसे दंड की भी व्यवस्था है। अर्थात यहाँ न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है कि जिस भी प्रकार से न्याय किया जाता है, कोर्ट में भी
न्याय होता है। तो इसके अलावा जो सिर्फ कोर्ट का न्याय नहीं होता बल्कि कई प्रकार का न्याय होता है। सामाजिक समानता की बात होती है, लोगों के आर्थिक शोषण और मानवाधिकार से जुड़े बातों की होती है। राजनीतिक न्याय में आपने देखा होगा किसी भी प्रकार से राजनीतिक तौर पे किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो ये जो न्याय है भारत में इसकी संकल्पना की गई है। साथ ही साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, इनकी भी बात की गई है। विचार जो होते हैं, हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, अपने विचारों को वो प्रकट कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। और उसका जो विश्वास है अर्थात अलग अलग चीज़ों में उसका जो विश्वास है, एक तरह से ये दर्शन की बात भी आती है। धर्म जो है उसका वो अपना पालन कर सकता है, किसी भी प्रकार से उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अभिव्यक्ति उसका रोका नहीं जा सकता, या किसी भी प्रकार से यदि कोई अपने बातों को प्रकट करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार से अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म को हर प्रकार से कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे बाध्य नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता कि आप अपने धर्म का पालन मत करिए, आप अपनी बात मत बोलिए, अपने विचारों को प्रकट मत करिए। हाँ, ये है कि हम दूसरे के ऊपर अपने विचारों को लाद नहीं सकते, ये चीज़ें रोकी गई है। लेकिन अपने विचार जो हमारे हैं स्वतंत्र रूप से उसे खुलकर बोलने की पूरी आज़ादी है। और संविधान एक तरह से हमें ये अवसर देता है कि हम अधिक से अधिक अपने अच्छे विचारों से समाज और देश को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात हर किसी को प्रतिष्ठा दिया जाएगा, साथ ही साथ अवसर जो हैं समाज में, देश में हर किसी को समान अवसर मिलेगा। किसी भी कारण से कोई पीछे ना हो पाए, इसके कारण जाति, धर्म और अन्य प्रकार के भेदभाव को खत्म किया गया है। अस्पृश्यता जैसी जो बातें आती हैं उसके लिए भी परिभाषा बनी हुई कि अस्पृश्य किसे कहा जाएगा, कुछ हद तक उसे डिफाइन किया गया है। कानून की दृष्टि में सभी को बराबर दर्जा दिया गया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अमीर, गरीब या जो भी व्यक्ति हो, तो उसे समान रूप से माना गया है। साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा सबको दी गई है। जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव को हटा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का होगा, आपने देखा होगा कि हमारे देश में कोई व्यक्ति कोई भी पद ग्रहण कर सकता है अगर उसमें योग्यता है, और यदि वो चीज़ों को समझता है तो किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। ये है अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की बात, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यहाँ आप देख सकते हैं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, अर्थात जो बंधुता होती है आपस में जो मिलकर रहने का भाव होता है, एकता का भाव होता है, उसे बढ़ाने की यहाँ बात की गई है। स्वतंत्रता और समानता सभी के लिए है, और साथ ही साथ सभी एक साथ मिलकर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता जो है अर्थात एकात्मकता की बात है, वो किस प्रकार से लोगों के बीच एकता और एकात्मकता बढ़े, उस बंधुता की भाव, भाईचारा की बात जो होती है उसे बढ़ाने के लिए संकल्पना इसमें ली गई है। ये है उद्देशिका जो कि बनाई गई है, और ये पूरी तरीके से जो हमारे संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, और इस उद्देशिका में कुछ चीज़ें 1977 में भी जोड़ी गई जो कि लगा कि आवश्यक है तो उसे जोड़ा गया। और ये कुल मिलाकर हमारा जो महान संविधान है, भारत का संविधान है, जिसे आप देखेंगे अपने अगले आने वाले बड़े क्लासेस में आपको डिटेल्ड इसका विवरण मिलेगा। बड़े क्लास में जब आप जाएंगे तब आपको विस्तृत तौर पे आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट पे भी संविधान उपलब्ध है, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और ये हर भाषा में उपलब्ध है, हिंदी में, अंग्रेजी में और अन्य प्रकार की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। हमारा संविधान अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो कि बहुत मेहनत से तैयार किया गया, और हमारे पूरे देश की नींव इस प्रकार से रखी गई है। हमारे विचारकों ने बहुत सारी चीज़ों को सोचा और सोचने के बाद इसे बनाया है, और ये उद्देशिका में सब कुछ सारांश में लिखा गया है, बहुत सारी बातें लिखी गई है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने आज़ादी प्राप्त किया। हमने पहले देखा कि विश्व युद्ध में हमारी क्या स्थिति थी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसके बाद भारत उपनिवेश से आज़ाद हुआ, एक लोकतंत्र शासन स्थापित हुआ,
और फिर उसके बाद संविधान की रचना की गई, जिससे देश आज भी चल रहा है। बहुत सारे संविधान संशोधन हुए समय के साथ साथ। चूंकि संविधान को बदलने की आवश्यकता होती है, कुछ नियमों को भी बदलने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के आधार पे तो उसमें परिवर्तन भी किया गया, जिसे संशोधन कहा जाता है। और ये जो विस्तृत तौर पे हमने उद्देशिका को देखा, वो कुल मिलाकर पूरा लेखा जोखा है हमारे संविधान का कि हमारा संविधान किस प्रकार से है। यदि आप इस संक्षिप्त टिप्पणी जो कि आपके पुस्तक में भी दी गई, इसे पूरा आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने संविधान को बहुत हद तक समझ जाएंगे कि संविधान में क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, और इसका लाभ आवश्यकता क्यों है। इसे देखकर आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आवश्यकता क्यों है, लाभ इसका हमारे पास क्या है। क्योंकि पूरी जो बातें हैं हमें अपने जीवन में उतारना है। हमें इस देश का नागरिक होने के नाते जो बातें संकल्पित की गई हैं उसे अपने जीवन में पूरा उतारना चाहिए। और इस प्रकार से आज भी हमारे देश में पूरी तरह से स्वच्छता और शुचिता इसीलिए बनी हुई है कि हमारा संविधान हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन देता है, रास्ता दिखाता है कि हम किस प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति जीवन निर्धारित करना चाहिए। तो भारत के संविधान में आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई बातें, आपके काम की बातें लेकर आते हैं। साथ ही बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसे आप ज़रूर देखिए, जो कि आपके निश्चित तौर पर काम आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। ज़रूर एक बार देखिए प्लेलिस्ट को, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपके काम के बहुत सारी चीज़ें बच्चों, उसे देखिएगा और उसका ज़रूर लाभ उठाइएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही आऊँगा नया वीडियो लेके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।